जय हिंद, वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आज हम इसको रिवाइज करेंगे एस्थेटिक चैप्टर को। और एस्थेटिक चैप्टर में अगर आप देखें तो काफ़ी लेंथी था ना, 20 लेक्चर्स के अंदर वो चला गया था। हम इसे 3 लेक्चर के अंदर एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। इसके अंदर हम जो भी थ्योरी पार्ट था वो सारा हम कवर अप कर लेंगे। उसके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हमें लग रहे हैं, जैसे जो नीट में पहले पूछे जा चुके हैं, उसके हिसाब से कुछ कुछ नए सवाल भी हम कर लेंगे। हम कोशिश यही रखेंगे हम वैसे ही सवाल करें जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ताकि थोड़ा आइडिया आपको रहेगी भी कैसे सवाल आगे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। थ्योरी हम ऑलमोस्ट सबकी सब कवर अप करेंगे, मतलब जितनी भी थ्योरी थी वो हम सारी वो क्विक रिकैप जरूर करेंगे, ताकि आपको नोट्स में कोई भी चीज़ में दिक्कत होता है वो पिंक हो जाएगा, अच्छा हाँ ये हमें दिक्कत है। अब ऐसा हो सकता है जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको एक पॉइंट लगे जो आप नहीं जानते हैं, तो आपने से एक बार यहाँ पर क्विक रिवाइज कर लिया, फिर भी आप बोले नहीं मुझे और बढ़िया ढंग से क्लियर करना है, तो आप अपने थ्योरी नोट्स में जा सकते हैं या फिर थ्योरी लेक्चर्स में जा सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम चीज़ों को क्विक रिवाइज करने वाले हैं, जिससे हमारे कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले हम बहुत थ्योरेटिकल फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत थ्योरेटिकल बात की थी। हमने बात की थी भी चार्ज क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की वहाँ पे बात की थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में अगर आप देख रहे थे तो क्या क्या क्वांटिटीज़ पड़ी थी, याद है आपको? अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज तो आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको याद है? बहुत बेसिक सी बातें। पहली बात तो एक में चार्ज स्केलर नेचर का है। कैसा है आपके पास में? स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। अगर आप 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज और ऐड करेंगे तो 2 कूलम ही बनेगा, तब किसी भी तरीके से आप ऐड करें। ठीक है। सेकंड हमने बात की थी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फिर चार्ज आपके इसमें क्वांटाइज नेचर का है। क्वांटाइज नेचर का मतलब क्या होता है? जिसकी सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज आपको मिल सकती है, सब वैल्यूज नहीं मिली, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट मतलब कुछ फिक्स वैल्यूज। जैसे आपके पास पता है जो मिनिमम चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पर आप बोले 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा संभव नहीं है। तो चार्ज आपके पास में n नहीं होगा। जैसे कभी थ्योरेटिकल सवाल आपको दिखाई दे सकता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसके बेसिस पे कुछ सवाल आपसे वो वहाँ पे पूछ सकता है। फिर अगर आपने बात की थी तो हमने पता है चार्ज ऑफ आइसोलेटेड बॉडी, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व्ड। कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है उसका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। जैसे मान लीजिए इस पे पहले 5 कूलम था, तो अब आप ऐसा हो जैसे एक बॉडी पे 5 कूलम था, इस दूसरी बॉडी पे 3 कूलम था। अब आप आपस में दोनों कांटेक्ट में लेके आए, कुछ किया, कुछ भी करिए, फाइनल चार्ज हो सकता है इस पे कुछ Q1 बन जाए, इस पे कुछ Q2 बन जाए। पर इन दोनों ये दोनों आपका आइसोलेटेड बॉडी है, मान लीजिए सिस्टम में सिर्फ यही 2 बॉडीज है, तो आप इनका कुछ भी करिए, इन दोनों का टोटल चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। दैट इज 5 कूलम प्लस 3 कूलम, दैट इज 8 कूलम। समझ में आ गई मेरी बात? फिर उसके बाद मैंने आपको एक बढ़िया एक सवाल करवाया था, उसमें मैंने ये पूछा था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऐसे मैंने पूछा था, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो गलत है। टोटल पॉजिटिव चार्ज यूनिवर्स का कांस्टेंट नहीं है। फिर मैंने बोला टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो यारी बात भी गलत है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी कांस्टेंट नहीं है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, ये भी कांस्टेंट नहीं। ये भी क्या होता रहेगा आपके पास में? चेंज होता रहेगा। सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है, वो क्या? दैट इज नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स। नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स। इस पे अच्छा सवाल कभी आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, फिर भी फ्यूचर में कभी आ सकता है, तो ये लोग गलती कर सकते हैं। फिर जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, पॉजिटिव चार्ज भी बदल सकता है, नेगेटिव चार्ज भी बदल सकता है, और नेट आपका टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या हो सकते हैं आपके पास में? चेंज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको नोट से बताया भी था। और एक बात, जो टोटल चार्ज है वो एक आइसोलेटेड बॉडी का कंजर्व है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक चार्ज को अर्थ, मतलब एक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अब अर्थ और बॉडी का चार्ज आपके पास में कांस्टेंट रहेगा। या फिर मान लीजिए मैं अर्थ से आइसोलेटेड हूँ और मेरे साथ कुछ हो रहा है, ये वाला हाथ को ऐसे रब कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप में अगर आइसोलेटेड बॉडी हूँ तो मेरी बॉडी के ऊपर टोटल नेट चार्ज क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? ये तो कुछ बातें थी आपके पास में जो कहीं भी पूछी जा सकती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद में हमने बात की थी मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग याद है? मेथड ऑफ चार्जिंग कितने थे? मेथड ऑफ चार्जिंग आपके पास में 3 थे। नाम बताइए कौन कौन से बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग? सर एक तो था आपके पास में कंडक्शन, एक कैसा था आपके पास? कंडक्शन मेथड। और बताइए, और एक था इंडक्शन, और क्या था बच्चों? और था आपके पास से फ्रिक्शन। ये 3 मेथड थे आपके पास में चार्जिंग के। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या था? जब आप किन्हीं 2 मेटल्स को, जैसे एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, ये दोनों मेटल हैं, इनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट में लेके आते हैं, क्या होता है यहाँ पर? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है।
अगर अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो हो सकता है कि एक बॉडी अनचार्ज थी, दूसरी चार्ज थी, तो उस चार्ज बॉडी से आपने दूसरे वाली अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर लिया। तो यह मेथड क्या कहलाता है आपके पास में? कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंडक्शन। क्या होता था इंडक्शन? इंडक्शन हम देख के चार्ज करते थे। कैसे देख के चार्ज करते थे? यहाँ पे ऐसे एक बॉडी रहती थी, इसके पास हम यहाँ पे ऐसे एक चार्ज कुछ रोड लेके आते थे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता था, यहाँ पे पॉजिटिव आता था, फिर से अर्थ कर देते थे। याद है आपको ये बात? तो इंडक्शन क्या? इंडक्शन देख के चार्ज हो गया। या फिर आप किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी के पास ले गए तो चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? चार्ज इंड्यूस होता है, उस वजह से आप इसको चार्ज कर पाते हैं। आप अपने दिमाग में पिक्चर बना लीजिए। एक बार आप लोग के जैसे कंडक्शन हो गया, आपको कुछ और याद आ रहा था, आप सोचिए उसके बाद जितना आप जानते हैं, कॉपी रखिए अपने साथ में, कंडक्शन लिखा, उसके बारे में जितनी कहानी आप जानते हैं सबकी सब लिखिए। फिर आपने इंडक्शन लिखा, उसके बारे में सबकी सब कहानियाँ लिखिए। फिर हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन में क्या करते थे? फ्रिक्शन में रब करते थे। फ्रिक्शन में क्या करते बच्चों? रब करते थे, हम रबिंग करते थे। तो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी कैसे रब किया, तो इस वजह से बोर्ड चार्ज इस वाले में चला जाता है। ये वाला प्रोसेस आपके पास में क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या बातें? चार्जेस क्वांटाइज्ड इंपॉर्टेंट, आइसोटोप बॉडी का कंसर्व, पॉजिटिव चार्ज यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, नेगेटिव नहीं, चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट नहीं, सिर्फ क्या? नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये मैंने आपको थ्योरी में बताई थी। ठीक है, फिर अगर आप बात करें 3 मेथड ऑफ चार्जिंग हमने पढ़े, दैट इज कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट, इंडक्शन में देख के चार्ज होना, और फ्रिक्शन आपके पास में रब करके चार्ज होना। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बात थी आपके पास में। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं और अभी हम चर्चा करते हैं कूलम्ब लॉ के ऊपर। हम बेसिक बात कर चुके थे चार्ज के बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग में। अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कूलम्ब लॉ की। कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं पहले आप खुद से नोट डाउन करिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। जो भी बातें आप जानते हैं वो खुद से आप एक बार लिख के देखिए, ताकि साथ साथ में आपका रिवीजन होता रहे। ऐसे मैं गा दूंगा सिर्फ वो मेरा ही रिवीजन होगा ना, तो आप खुद से एक बार लिख के देखिए। आप जो जो बातें जानते हैं सब आप लिखिए, फिर अपने इसको थोड़ा हम खुद पढ़ेंगे भाई क्या क्या कूलम्ब लॉ में होता है आपके पास। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है। किसके लिए वैलिड है? ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए वैलिड? ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। फॉर पॉइंट चार्ज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपके पास, वैसे ही सिमिलरली कूलम्ब फोर्स है वो भी किसके लिए वैलिड? सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। R क्या है आपके पास? इसके बीच का सेपरेशन है। समझ में आ गया? ये फोर्स है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। सेम चार्जेस होंगे तो आपके पास में रिपल्सिव होगा, अपोजिट चार्जेस होंगे तो आपके पास में अट्रैक्टिव होगा। क्लियर? अब इस K की कहानी बड़ी है। K क्या होता है? K होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ इन SI यूनिट। किसके अंदर? SI यूनिट। और SI यूनिट आप देख भी सकते हैं, दैट इज न्यूटन। ये फोर्स न्यूटन है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे आ गया आपके पास में कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? अब ये टर्म की कहानी भी अपने आप में बड़ी है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या जानते हैं बच्चों? क्या होता है एप्सिलॉन नॉट? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब एयर की या फिर वैक्यूम की जो आपके पास परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 8.85 10⁻⁻12। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखें कि आपके पास में किसी भी मीडियम को अगर हम बदल दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो अगर हम देखें ये जो आपके पास में एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर आपका ऐसे मीडियम बदल जाएगा, अगर मैं बात करूँ ये 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, और अगर आप यहाँ पे एक मीडियम डालें, इस मीडियम का नाम, इसकी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो EM है आपके पास में। EM क्या हो गया? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। समझ में आ रही है बात? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू K को लिखा 1/4πε। अब किसकी? मीडियम की। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। सवाल में एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं गिवन होती, मोस्टली डायरेक्ट मतलब आपको दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होती है। अगर एब्सोल्यूट गिवन होगा तो आप ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। एक्चुअली ये फोर्स आपके पास में वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। आप डायरेक्शन तो आप देख ही लेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड सिखा रहा हूँ ना आपको। डायरेक्शन तो हम मतलब हमें दिख जाएगा, अच्छा अट्रैक्टिव है तो इस तरफ आ रहा है तो आप वहाँ से देख पाएंगे डायरेक्शन को, पर आप मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन ये आपके पास में आएगा।
जैसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, पर सवाल में एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं गिवन होता, वहाँ पे क्या गिवन होता है, या तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपका सवाल ऐसा ही होता कि Q1 Q2, अब आपको क्या गिवन है, ER गिवन है, ER गिवन है या फिर क्या K गिवन है। ये ER और K दोनों एक ही बात है, इसको या तो आप बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये ज़्यादा फेमस है आपके पास। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड क्या फेमस है, ज़्यादा फेमस है आपके पास। अगर कभी ऐसा गिवन हो कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है या फिर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऐसा होता है, दैट इज मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइड बाय एयर की परमिटिविटी, ये होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया, ऊपर आएगी मीडियम की परमिटिविटी, नीचे आएगा एयर का। तो अब आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, तब आप क्या लिखेंगे, एफ कितना आएगा आपके पास, दैट इज 1/4 पाई। यहाँ पे किसकी परमिटिविटी यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी आनी है मीडियम की। मैंने बोला मुझे एब्सोल्यूट नहीं पता, मुझे रिलेटिव पता है, तो कोई बात नहीं, अगर रिलेटिव पता है तो रिलेटिव से एब्सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे लिख दें एप्सिलॉन नॉट एम, यहाँ पे बन गया Q1 Q2, ये बन गया डिवाइड बाय R², ये फोर्स आ गया आपके पास। बात समझ में आ रही है। तो ये अब आपके पास में ऐसा कांस्टेंट ये फोर्स आ गया। अब कई बार सवाल, इसको आप के भी लिख सकते हैं, इसको आप मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम के भी है। तो अगर आप ये देख रहे हैं के Q1, दिस इज के ना, ये 4π/0, तो अगर आप देख रहे हैं तो क्या बन गया ये, दिस इज बिकम Q1 Q2 4πε0 R² डिवाइड बाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो आप, या फिर EM बोल दो, एक ही बात है। तो ये क्या बन गया, दिस बन गया F0/K, दिस इज बिकम F0/K। तो अगर आप देख रहे हैं नेट फोर्स, ये F0 क्या था, जब अगर इसकी जगह एयर होता, अगर इसमें मीडियम ना हो के यहाँ पे एयर होता, तो फोर्स आता K, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। पर अब अगर आपके पास में एयर नहीं है, कोई मीडियम है, तो यही फोर्स किस टाइम से, मतलब किस नंबर से कम हो जाएगा, K से कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहले अगर नेट फोर्स आपके पास में F0 था, तो अब नेट फोर्स क्या बनेगा, F0/K। क्लियर है ये बात। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए दो चार्जेस है Q1 Q2, और इनको कहाँ पे रखा है, एयर में रखा है, और यहाँ पे जो F है वो आपके पास में F0 है। अगर आप इन्हीं को उठा के एक मीडियम में लेके चले गए जहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ 3 है, समझ में आ गया। अब मैं पूछूं ये फोर्स कितना, वो सेपरेशन सेम है, यहाँ पे भी R था, यहाँ पे भी सेपरेशन R है। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स देखेंगे तो पहले आप एयर में निकालेंगे, एयर में निकाल लिया F0 डिवाइड बाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कर, दैट इज 3। तो ये दोनों सेम बात है, देखिए इसमें फर्क नहीं है आपके पास में, ये दोनों सेम ही बात है। मतलब इसको चाहे आप, अगर आप इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालते हो तो कितनी आती है, ये तो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है ना, तो अगर आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालते हो कितनी मिलती बच्चों, दैट इज बिकम 3ε0, तो वहां से करते तब भी यही आता। तो हमें सीधा दिमाग में यही रखना होता है कि अगर एयर में फोर्स F0 है, एयर में नेट फोर्स F0 है, और अगर आप किसी डायरेक्ट्रिक मीडियम में लेके जा रहे हैं, तो वहां पे जो नेट फोर्स होगा वो F0/K से कम हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अभी हमने ये भी बात की थी कि ये नेट फोर्स चेंज हो रहा है। ये क्या क्या चेंज हो रहा है बच्चों, आपके पास नेट फोर्स चेंज हो रहा है। अगर आप बात करेंगे एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स, वो डिपेंड करता नहीं है। देखते हैं क्या बात है, वो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे Q1 Q2 और इनको आपने रख रखा है एयर में, तो अगर मैं बोलूँ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो इसका नाम कुछ बोल दिया हमने F0। बात समझ में आई, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला फोर्स, और वही नेट फोर्स है, बिकॉज और तो कुछ है ही नहीं, वही F0 है। अगर आप इसे एक मीडियम में लेके चले जाएं जहाँ का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ K है, आपने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K में डाल दिया। अब अगर आप पूछेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो वो सेम का सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये अच्छी बात है, और इस पे हमने थ्योरी में से ढंग से चर्चा भी की थी कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स बदलता नहीं है, चाहे आप कोई भी मीडियम में रखो। ये बात ध्यान रखना, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स बदलता नहीं है, वो सेम का सेम रहता है, बट F नेट बदल जाता है। F नेट ऑन Q1 अगर आप बात करेंगे तो वो कितना बनेगा, F0/K। ये बात समझ नेट फोर्स चेंज हो गया, इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स बदला नहीं, पर नेट फोर्स चेंज होगा। क्यों चेंज हो गया, देखिए ये चार्ज इस पर लगा था कुछ F0 फोर्स, और यहाँ पे एक मीडियम भी फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, किसका, मीडियम का फोर्स आ गया। तो अगर आप F नेट देखेंगे तो कितना आएगा, F0 माइनस F ऑफ मीडियम, और ये किसके बराबर आ गया, F0/K, बिकॉज नेट फोर्स F0/K है। तो यहाँ से अगर आपसे कहीं पूछे मीडियम का फोर्स कितना होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज F0 माइनस F0/K। ये भी कभी पूछे तो आप कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए इसका कभी, अभी तक तो नहीं पूछा है सवाल इसका, फिर भी कभी इसका पूछ सकते हैं, तो आइए इस पर थोड़ा सवाल कर लेते हैं ना, इस वाली चीज़ को जो मैंने बताया है, ताकि आप फंसे नहीं इसके अंदर। आइए अपने एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सवाल क्या है आपके पास,
आपको बोला गया कि यहाँ पे एक चार्ज है 1 कूलम का और यहाँ पे एक चार्ज है 3 कूलम का, ठीक है। इसके बीच का सेपरेशन है आपके पास में 2 मीटर, क्लियर। और इसको अभी आपने कहाँ पे रखा है, एयर में रखा है, ठीक। ये और दूसरा केस में क्या हुआ, इसी 1 कूलम को और 3 कूलम को सेम सेपरेशन रखते हुए आपने मीडियम में रख दिया या फिर ऑयल में रख दिया, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है आपके पास में 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, एक ही बात है, क्लियर। तो आपसे पूछा गया सबसे पहला सवाल, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो आपसे क्या पूछा गया, फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज ड्यू टू 1 कूलम चार्ज इन एयर एंड ऑयल। सबसे पहले आप मुझे ये करके बताइए कि 3 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा एयर और ऑयल दोनों के अंदर। ये सबसे पहले ये सवाल है बेसिक। हाँ भाई हुआ, क्या करेंगे आप, F को लिखेंगे क्या, दैट इज K, Q1 Q2 कितना आएगा 1 कूलम, 3 कूलम, और सेपरेशन कितना है R स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर। तो ये आएगा R का स्क्वायर, तो R2 मीटर है, तो ये आ गया आपके पास में। तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 3/4 और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ तो कितना बने 27/4 × 10⁻⁹ न्यूटन, ऐसा रिजल्ट आ गया, क्लियर। और यही सेम आपके पास में ऑयल में आ गया, देखिए क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स हो रहा है, और वो मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है। उसका जवाब ये नहीं हो रहा 27/4 मतलब ये F0 हो गया मान लीजिए, तो F0 डिवाइड बाय K वो जवाब नहीं है, नहीं, ये क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज ड्यू टू 1 कूलम चार्ज। तो इसमें भी अगर आप देख रहे हैं, ये तो था आपके पास में एयर के अंदर, और अगर आप बात करेंगे ऑयल के अंदर बच्चों, तो ऑयल के अंदर भी सेम रिजल्ट आएगा 27/4 10⁻⁹ न्यूटन। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर सवाल आपके पास में कुछ ऐसा रहे कि फोर्स दैट इज, अब सवाल क्या है आपके पास, नेक्स्ट सवाल बोलते दैट इज नेट फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज इन एयर और ऑयल, एयर एंड ऑयल दोनों के अंदर पूछा है आपसे, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स करके बताइए बच्चों, क्या जवाब आएगा इसका। अब क्या बात हुई नेट फोर्स की, हाँ भाई, तो नेट फोर्स की बात में करेंगे, देखिए एयर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, नेट फोर्स क्या होता है, दैट इज एयर में जो फोर्स है डिवाइड बाय K, ये आता है F नेट। अब देखिए एयर के अंदर रखा तो एयर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है, एयर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, K = 1 आता है, किसका, एयर का। और अगर आप किसी भी मटेरियल की बात करेंगे तो K ऑलवेज > 1 रहता है आपके पास में, कोई भी मीडियम के लिए कभी भी K की वैल्यू 1 से छोटी आती नहीं है, K = आता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए। ये वाली बात भी याद रखिए, कभी आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। अच्छा, ये वाली एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, दैट इज F0/K। तो मैंने बोला यार एयर में जो आ रहा है आपके पास में F, वो तो सेम का सेम आएगा आपके पास, 27/4 × 10⁻⁹। पर अगर आप यही नेट फोर्स निकालेंगे ऑयल के अंदर, किसके अंदर, ऑयल के अंदर, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, 2 आपके पास में। तो F नेट कितना बने 24/8 10⁻⁹ न्यूटन। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं मीडियम ने एयर में कितना फोर्स लगाया, तो मीडियम ने एयर में कोई फोर्स नहीं लगाया, मीडियम क्योंकि जो एक चार्ज दूसरे चार्ज में फोर्स कर रहा है वही नेट फोर्स है, मतलब मीडियम ने फोर्स कुछ नहीं लगाया। तो अगर आप बात करें एयर वाले केस के अंदर, एयर वाले केस दैट इज F ड्यू टू मीडियम, F किसकी वजह से, F ड्यू टू मीडियम, तो 0 है, एयर में मीडियम ने कोई फोर्स नहीं लगाया। पर अगर यही बात आप करेंगे ऑयल के अंदर, तो अगर आप बात करेंगे F ड्यू टू मीडियम, F ड्यू टू मीडियम, तो वो कितना है आपके पास, दैट इज एक चार्ज के दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स, दैट इज F0 माइनस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हम कैसे लिखते हैं इसको, ये हमें निकालना है ना, ये हमें निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि नेट फोर्स की दैट इज F0/K, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना है, दैट इज F0, तो मीडियम का कितना है, दैट इज Fm। भाई तभी नेट वैल्यू तो घटी है ना, क्योंकि K की वैल्यू 1 है, भाई K की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो F मीडियम की वजह से कितना आएगा, F मीडियम की वजह से आएगा दैट इज F0 माइनस F0/K। ऐसे करेंगे तो जवाब मिल जाएगा। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, तो ये बन जाएगा F0/2, F ड्यू टू मीडियम अगर आप निकालने जाएंगे तो बने
10⁹ तो कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए ये 1 कूलम इस पे इधर लगा रहा है F0 और ये मीडियम इस पे इस तरफ लगा रहा है F0/2, तो नेट कितना बचा इस तरफ बचा दैट इज F0/2। तो बच्चों ये अच्छा सवाल बन सकता है, कभी हो सकता है नीट आपसे ये पूछ ले, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चों नीट एक दो बार कूलम्ब्स लॉ के ऊपर इस तरीके का सवाल ही पूछ चुका है कि आपके पास यहाँ पे ऐसे दो चार्जेस हमने बना दिए, हमने बोला यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, और आपको गिवन है कि इसकी लेंथ कुछ 1 मीटर है, ये वाली लेंथ भी आपके पास है 1 मीटर है, और ये ऐसे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 45 डिग्री अपने आप तो नहीं बनेगा, बिकॉज अगर कुछ रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा तो वो ऐसे दोनों हॉरिजॉन्टल रहेंगे। यहाँ पे रस्सी से दो चार्ज को बांध रखा है, इसका मास कुछ m है आपके पास में। ठीक, आपसे क्या पूछ रहता है कि बताइए कि Q की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, फाइंड इसको वैल्यू 1 kg मान लो ना, मास की वैल्यू 1 kg मान लो, मास की वैल्यू यहाँ पे 1 kg मान लो। आपसे क्या बोला गया, फाइंड वैल्यू ऑफ Q सो दैट balls remain in equilibrium, balls remain in equilibrium in given position, in given position। तो जो आपको पोजीशन दिखाई गई है उस पोजीशन के अंदर आपके पास इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस Q की वैल्यू क्या हो वो पूछी जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे FBD बनाते हैं यहाँ पे एक बॉल का। तो अगर आप FBD बनाएंगे तो आपको यहाँ पे दो बॉल दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है आपके पास, दैट इज़ 1/√2, और ये सेपरेशन कितना है आपके पास 1/√2। मेरी बात समझ में आ गई, दिस इज 1/√2 1/√2। अच्छा, यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा F, इधर भी एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा F, एक इधर लग रहा होगा mg। ये F फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये दोनों चार्जेस के रिपल्शन की वजह से आपके पास में आ रहा है। और आपको पता है कि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब ये वाला एंगल से 45 डिग्री बनना चाहिए। तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ। आप यहाँ मान लीजिए कुछ टेंशन फोर्स लग रहा है, ये वाला एंगल से 45 डिग्री, तो आप क्या बोलेंगे T cos 45 इज इक्वल टू mg, क्योंकि टेंशन का ये वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा। और अगर आप बोलेंगे T sin 45 दैट शुड बी इज इक्वल टू f, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए, तो अगर आप देखें तो mg किसके बराबर आएगा, f के बराबर आ जाएगा। अगर ये एंगल कुछ डिफरेंट होता तो मतलब यहाँ पे tan थीटा बन जाता आपके पास में, या फिर कुछ वैल्यू बन जाती ना। अब देखिए mg की वैल्यू तो हमें पता है 10, f की वैल्यू क्या लिखूँ, दैट इज k Q1 Q2, तो Q स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय सेपरेशन, और ये सेपरेशन कितना हो गया आपके पास, दिस इज 1/√2 1/√2, दिस इज √2 बन गया टोटल ना, तो ये बन गया r स्क्वायर में 2 बन गया, ठीक है। तो अगर आप Q देख रहे हैं तो Q बन गया 20/k का रूट, ये वाले वैल्यू आ गई चार्ज की। अगर सवाल में कुछ ना बोले तो हमारे पास जो मीडियम हम लेके चलते हैं वो एयर ही लेके चलते हैं, क्लियर है, ठीक है। और क्या सवाल आ सकता है आपके पास, आपसे बेसिक फोर्सेस वगैरह पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे ऐसे ये चार्ज ऐसे स्क्वायर के ऊपर चार चार्जेस को रखा गया, 1 2 3 4, तो अगर इसके साइड मतलब अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो बताइए कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। ये सेपरेशन कुछ a मान लीजिए, तो ऐसे पूछा गया कि अगर ये अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कल के अंदर तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब पास पास नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर रिवॉल्व नहीं करेंगे, जैसे चार चार्जेस हमने यहाँ पे बना दिए, अगर रिवॉल्व नहीं करें तो अट्रैक्ट होकर पास में आके मर्ज हो जाएंगे। तो अगर रिवॉल्व करवाना है तो किस वेलोसिटी से हम रिवॉल्व कराएं, इसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। और क्या हो सकता है आपके पास में, और इस तरीके का सवाल भी जैसे पूछा गया, ये जैसे ये पूछा नहीं गया, ऐसा सवाल पूछा गया, क्या बोला गया आपको, यहाँ पे Q चार्ज है बच्चों, यहाँ पे ऐसे 9Q चार्ज है, ठीक है, और इसके बीच जो सेपरेशन है आपके पास में L है। तो बोला कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है ये फिक्स है, ये सब के सब फ्री हैं आपके पास। जैसे हमने अगर नोट्स आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने पहला केस करवाया था, ये दोनों फिक्स थे, तो मैंने बोला चार्जों कहाँ पे रखा जाए, तो एक बार यहाँ पे आया था, फिर मैंने जैसे पहले दोनों पॉजिटिव थे आपके पास में, फिर एक को पॉजिटिव लिया एक को नेगेटिव लिया, फिर पोजीशन कहाँ पे आई थी, कुछ यहाँ पे आई थी आपके पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर मैं थर्ड सवाल करवाया था जिसके अंदर मैंने बोला था मैंने ये चार्ज है और ये चार्ज है, थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये अपने आप में बढ़िया सवाल है, फाइन। तो हम यहाँ बोलते हैं फाइंड value and position, find value and position of third charge so that whole system comes to rest, whole system
इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम आ जाए। तो ऐसा सवाल आ सकता है, आप ये सवाल करिए खुद से, करके आप देखिए, और अगर आपको दिक्कत है तो आप नोट उठा के देखिए, तो आपको ऐसा सवाल वहाँ पे दिखाई देगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पहले पूछा गया था, तो ऐसा आ सकता है, ये आ सकता है, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिक सवाल आपको दिखेगा कि भाई एक चार्ज के ऊपर फोर्स पूछ लिया, ठीक है। तो ये बात थी कुछ न्यूमेरिकल्स की कूलम्ब लॉ के ऊपर। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब लॉ के बाद अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन आप मुझे बताइए क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि भाई किसी भी एक चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज जितने रीजन में फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है वो सारा रीजन क्या कहलाता है आपके पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब एरिया, क्षेत्र हो गया ना आपके पास। तो एक चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज जितने बड़े रीजन में या फिर एरिया वॉल्यूम में आपके पास से फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उस पूरे रीजन को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, क्लियर? एक इसकी डेफिनेशन। अब हमने फिर देखा था भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट हमने किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट हमने किए थे। कौन कौन सा किया था बच्चों? एक किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और एक हमने यहाँ पे किया था दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज की वजह से ही आए। अगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसका कोज क्या होता है बच्चों? इसका कोज होता है चार्ज। अगर चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। दिस इज, ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रुका हुआ चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड आता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। स्टैटिक वर्ड का मतलब रुका हुआ है ना, तो अगर आपके पास में किसी रुके हुए चार्ज की वजह से फील्ड आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलेंगे। अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये आता है किसकी वजह से? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने EMI के अंदर ये वाली बात पढ़ी होगी भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। उसके अंदर आपने देखा था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो ये तो रुके हुए चार्ज की वजह से आता है, और ये आता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये कैसा नेचर होता है? दिस इज कंजर्वेटिव, दिस इज कंजर्वेटिव। और ये कैसा होता है? दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी तक जितनी भी चर्चा हमने की है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है कि कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है वो एक चार्ज पे एक द्वारा दूसरे वाला फोर्स बदलता नहीं है। 2020 के अंदर भी उसका सवाल पूछा गया था आपसे, तो वो वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशंस वगैरह कई बार यूज हो जाती है, पर यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एक वही पॉइंट था जिससे सवाल आ सकता है। इनसे सवालने के चांसेस आपके पास में थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। ये तो था आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था बच्चों? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ये क्या होता है आपके पास? ये अगर आपको याद होगा तो इसको ई से डिनोट करते, दैट इज F0 डिवाइड बाई Q0। ऐसा था कुछ। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रही थी ये बात? अच्छा, इसकी यूनिट क्या क्या लिखते थे? दो यूनिट थी इसकी, एक तो थी न्यूटन पर कूलम और एक था वोल्ट पर मीटर। याद होता अगर आपको, ये दो यूनिट यहाँ पे यूज होती थी। अच्छा, कैसे निकालते थे? प्रोसेस क्या है किसी पॉइंट पे EFI निकालने का? प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग EFI एट एनी पॉइंट। EFI एट एनी पॉइंट कैसे निकालते थे? हम बोलते थे जिस भी पॉइंट पे आपको EFI निकालना है वहां पे आप क्या करो? पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखो। स्टेप 1 क्या था? जहां पे EFI निकालना है वहां पे क्या रखो? पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखो। पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखो, ठीक है। फिर आप स्टेप 2 इस पे क्या निकालो? फोर्स निकालो। फोर्स ऑन +1Q चार्ज। फिर स्टेप 3 क्या था आपके पास में? डिवाइड फोर्स, दैट इज F0 डिवाइड बाय 1 कूलम, ठीक है। यहाँ पे Q0 था, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल था। टेस्ट चार्ज पार्टिकल कितना था? ये पॉजिटिव 1 कूलम। पॉइंट मास देते थे पॉजिटिव 1 कूलम का, क्लियर। और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं भाई? तो जिस डायरेक्शन में आपके पास में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे देखते थे भाई? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव 1 कूलम पे फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन है आपके पास में EFI की। तो हमने यहाँ से ये भी चेक किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर आपके पास में ऐसे एक प्रोटॉन था, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इस पे इस तरफ फोर्स होता है, दैट इज Q मल्टीप्लाई E। अगर यही इलेक्ट्रॉन रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो इस पे इस तरफ फोर्स है, दैट इज E मल्टीप्लाई E।
पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, छापे। हमने EFI के बारे में जान लिया, तो हम कुछ देख लेते हैं भी हमने कहाँ कहाँ पे EFI का यूज़ किया था। हमने EFI डिफरेंट शेप्स की वजह से निकालना सीखा था। जैसे मान लीजिए Q चार्ज है, इस Q चार्ज की वजह से अगर मैं EFI पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, R दूरी पे चलिए सर, हम इस पॉइंट पे EFI निकालने जा रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे जहाँ पे निकालना है इस पॉइंट पे निकालना है, हमें 1 कूलम चार्ज रखिए, तो इसे फोर्स कितना लगेगा, दैट इज KQ 1 कूलम डिवाइड बाय R²। और डायरेक्शन कैसे देखते थे भी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव 1 कूलम पे फोर्स लग रहा होगा, तो ये Q पॉजिटिव है तो 1 कूलम को रिपेल करेगा, तो इस तरफ आपके पास में EFI का डायरेक्शन है। क्लियर। अच्छा, अगर आप EFI निकालना चाहेंगे तो EFI के अगर इस फोर्स पर चार्ज तो 1 कूलम से डिवाइड करें, दैट इज KQ डिवाइड बाय R², ये आपके पास में EFI आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस चार्ज आएगा आपके पास में, तो ये EFI आपके पास में इस तरफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। ठीक है, फिर अगर हमने यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसे करके एक लाइन चार्ज हमने बना दिया, और मैं बोलूँ इस पर कुछ Q चार्ज है, इसकी लेंथ कुछ L है, तो आपसे पूछूँ बताइए यहाँ से कुछ A दूरी या फिर R दूरी के ऊपर कितना EFI आएगा। तो अब इसको कैसे करते थे, ये सवाल आप एक बार करके देखिए, फिर अपने को डिस्कस करते हैं। ऐसा हम कर चुके हैं नोट्स में पहले, हम वही चीज़ें करें जो हम नोट्स में देख चुके हैं, हम नया नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ही कम चीज़ ऐसी होगी जो नहीं होगी, नहीं करेंगे, मतलब आप पुराने वाले मतलब वही पढ़ लेंगे तभी बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, यहाँ से ऐसे कुछ x दूरी पे चलते हैं, ये पॉइंट है, इससे x दूरी पे चलते हैं, यहाँ पे dx विड्थ का एलिमेंट पकड़ते हैं। कितनी विड्थ का, dx विड्थ का। क्यों, क्योंकि आप टोटल चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर नहीं मान सकते, टोटल चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर मान सकते नहीं है। वी कैन नॉट एज्यूम होल चार्ज एट सेंटर ऑफ मास। ये बात ध्यान रखना, वी कैन नॉट एज्यूम होल चार्ज एट सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्यों, बिकॉज हमने जब कूलम्स ऑफ पढ़ा था उसी टाइम पे बात की थी कि भी कूलम्स ऑफ पॉइंट चार्ज की वैल्यू है, और ये पॉइंट चार्ज नहीं पूरी लेंथ, मतलब इसकी अच्छी खासी लेंथ है। तो हमने एक एलिमेंट पकड़ा, तो मैंने बोला कि यार इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पर कितना चार्ज आ गया, छोटे से एलिमेंट पे, दैट इज लैम्डा dx, ये चार्ज आ गया dq। तो अगर आप इस छोटे से एलिमेंट की वजह से EFI निकालेंगे, दैट इज k लैम्डा dx डिवाइड बाय x², ये आ गया आपके पास में। अरे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करें तो EFI मिल जाएगा। तो यहाँ पे DE तो बड़ा हो गया, क्या बन गया बच्चों, E बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा आ गया। सही। अच्छा, K भी बाहर आ गया आपके पास, K और लैम्डा दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बन गया, dx डिवाइड बाय x²। इसका इंटीग्रेशन करना आता है, हाँ करना आता है। तो ये हो गया आपके पास में ऐसा है, k लैम्डा इंटीग्रेशन x⁻⁻2 dx, तो +1 ऐड होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन अगर आप dx रिस्पेक्ट करें तो क्या बनेगा, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये क्या बनेगा आपके पास, दैट इज k लैम्डा x⁻−2 में बन जाएगा -1, नीचे एक माइनस आ जाएगा आपके पास में। क्लियर। इसकी लिमिट्स लगानी है, तो x की वैल्यू बताइए। सबसे पहले x था, r से शुरू हुआ और फाइनली कहाँ पे गया, r+l तक गया। तो आप क्या लिखेंगे, E = k लैम्डा बाय x माइनस का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r से लेके r+l। तो क्या बन जाएगा ये, k लैम्डा बाय r माइनस k लैम्डा बाय r+l, ये EFI आ गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमने क्या गलती नहीं करनी, हमें ये पता होना चाहिए जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए लगता नहीं है, वो आपके पास में बॉडी के लिए लगेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़े, हम बात करें कि और शेप्स की वजह से, तो हमने ये देखा था कि मान लीजिए एक रिंग है आपके पास में, ऐसे एक रिंग है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे रिंग है आपके पास में, ये क्या है, रिंग, और इस पर Q चार्ज है, इसकी रेडियस कुछ R है, इसकी रेडियस कितनी आपके पास में R है। तो यहाँ पे अगर आप EFI निकालेंगे तो EFI कितना आता है, किसी पॉइंट x के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो EFI आता है KQX डिवाइड बाय x² प्लस r²⁵/2। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसका नहीं पूरे चार्ज रहते हैं आपके पास। क्या EFI है, KQX डिवाइड बाय x² प्लस r²⁵2। अब आप देखेंगे अगर ओरिजिन पे देखेंगे तो EFI 0, और अगर आप इन्फिनिटी पे देखें तब भी EFI 0, और ओरिजिन पे 0, इन्फिनिटी पे 0। तो ग्राफ कैसा बनता है देखिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो बीच में एक बार मैक्सिमा मिलेगा, तो EFI ऐसा मिलता है, ऐसा। समझ में आ गया। और डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, इधर इस तरफ EFI रहेगा, और अगर आप इधर देखेंगे तो कुछ ऐसा EFI रहेगा। तो मैक्सिमा आ गया ना, इसमें से ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, मैक्सिमा कहाँ पे मिलता है, मैक्सिमा मिलता है यहाँ से कितनी दूरी पे बच्चों, r/√2। r/√2, r रेडियस है, कई बार सवाल में इसको 2r बोल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2r/√2। मेरी बात समझ में आ गई। एक बार सवाल ऐसा आया उसमें इसमें 2r बोल दिया, तो लोगों से पूछा बताओ मैक्सिमा कहाँ मिले, तब भी लोग बोल रहे हैं r/2। भाई साहब r रेडियस है, अब r की जगह रेडियस क्या बन गई, 2r बन गई। समझ में आ गया। तो मैक्सिमा कहाँ पे मिलता है, तो इस ग्राफ में जो मैक्सिमा है आपके पास, दैट दिस डिस्टेंस इज r/√2।
डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है। फिर सवाल आपके पास में कभी वैल्यू देके पूछ सकता है, आप मतलब ये समझ में आ रहा है ना, सेंटर पे जीरो होगा बिकॉज हर एक डायरेक्शन से इक्वल इक्वल कट जाएगा। वे रिंग है, रिंग के सेंटर पे ये फिर जीरो होगा, इन्फिनिटी पे भी जीरो होगा बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो पीछे मैक्सिमा आना ही आना चाहिए, और उसकी बात हम कर चुके हैं। तो आपसे किसी फिक्स पोजिशन पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया x इज इक्वल टू √3r पे EFI कितना आएगा, तो आप इस वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, यहाँ पे Q और यहाँ पे भी Q, और ये जो इसके बीच की डिस्टेंस है आपके पास में वो डिस्टेंस है 4a, वो डिस्टेंस क्या है 4a, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इस लाइन पे कौन से पॉइंट के ऊपर EFI मैक्सिमम होगा। दो चार्जेस है बच्चों, ये भी Q ये भी Q, इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन है, ये डिस्टेंस 2a होगी। तो मैं पूछ रहा हूँ इस लाइन के कौन से पॉइंट पे EFI मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने क्या बोला, फाइंड मैक्सिमम EFI, फाइंड मैक्सिमम EFI ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, कि मैक्सिमम EFI कौन से पॉइंट पे होगा, ये जो एक्सिस है आपके पास में, तो सेंटर से पास हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, आप इस सॉल्व करके बताइए, देखते हैं आप लिंक कर पाते हैं चीज़ों को क्या। तो बच्चों रिंग जैसा ही केस है, अगर आप यहाँ पे भी EFI निकालना चाहेंगे तो रिंग जैसी वैल्यू आएगी आपके पास में। तो यहाँ पे जो EFI का एक्सप्रेशन आएगा आप करके देखिए, कि इसीलिए सवाल दिया है कि ये दोनों सेम चीज़ है, आप करके देखिएगा सेम रिजल्ट है, KQX डिवाइड बाई x² प्लस r⁻³ सेम एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। क्लियर है ये बात, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो ऊपर DQ का टर्म बना था, हमने DQ को इंटीग्रेट किया था, अगर आपको याद है, एक बार करके देखिए आपको समझ में आएगी मास्टर क्या बोल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि EFI मैक्सिमम कब होगा, एट, मतलब इसको आप रिंग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, से रिंग मान लीजिए, कोई दिक्कत। इसमें चार्ज वैसे देखें तो पूरे रिंग पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पर ऊपर नीचे इक्वली है, तो सिर्फ x कंपोनेंट आएगा, y कंपोनेंट नहीं आएगा आपके पास। तो अगर आप E मैक्सिमम देखेंगे तो कितना आता है r/√2 पे, यहाँ पे r इधर कितना 2 है, तो आप बोलेंगे 2a/√2, दिस विल बिकम √2a, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज KQX आ गया √2a, यहाँ पे बन गया, कर पाएंगे इसको, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास है मैक्सिमम EFI है, सोल्व कर लीजिए, करना है तो ये बने KQ√2a, तो क्यूब कर देते हैं इसका, तो क्यूब करें तो ये बन जाएगा 27r⁻⁶, इसकी पावर हाफ, तो ये बन गया E इज इक्वल टू KQ√2r, ये बन गया √27 और r³, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया, तो ऐसा रिजल्ट आ गया। तो ऐसा कभी आ सकता है आपके पास में कि आपसे बात करने की ऐसे एक्सिस, मतलब एक रिंग है और रिंग की जगह ऐसे दो चार्जेस भी हो सकते हैं, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई एक पॉइंट है जहाँ पे EFI मैक्सिमम आता है, वो पॉइंट है आपके पास में r/√2 डिस्टेंस का, ठीक है। इसके बाद में अगर आप बात करें, फिर हमने पढ़ा था फाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से EFI हमने देखा था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनाइट लाइन चार्ज में क्या देखा था हमने, कि मान लीजिए ऐसा कोई रैंडम पॉइंट है O, ठीक है, ऊपर वाला एंगल बच्चों आपके पास में है कुछ θ1, नीचे वाला एंगल कुछ आपके पास में है θ2, ये θ1 बोलते हैं, इसको θ2 बोलता हूँ ना। तब आप देख रहे हैं इस पर कुछ पॉजिटिव लैम्डा चार्ज है, मतलब EFI है। अब आपसे पूछूं, बताओ नेट EFI कितना आएगा, आप निकाल के बता सकते हैं, मुझे निकाल के बताइए इस O पॉइंट में नेट EFI कितना लिखवाया था। वो रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है, हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे उसका, उसकी जरूरत भी नहीं है, रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है, करके बताइए बच्चों। तो हम बोलते हैं बेसिकली दो कंपोनेंट आते हैं, एक इधर EX आता था, एक EY आता था। EY किस तरफ आएगा, तो देख लीजिए ऊपर ज़्यादा है ना, नीचे कम है, तो ऊपर ज़्यादा है, तो ये वाला जो आपके पास में चार्ज है वो कुछ ऐसे फिट लगाते हैं, एक इधर, तो इसका ये वाला डोमिनेट कर जाएगा, नीचे वाला कम है तो उसका डोमिनेट नहीं करेगा। तो अगर आप EX देखेंगे तो EX आता है K⁻/r इंटीग्रेशन ऑफ cos θ dθ। R क्या है, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -θ1 से लेके +θ2 तक, ठीक है। सिमिलरली अगर आप EY निकालेंगे तो EY बने K⁻/r इंटीग्रेशन ऑफ sin θ dθ, ठीक है। EX में आता है cos θ, EY में आता है sin θ, ये वाली बात आप याद रखेंगे। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, R क्या था, R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। क्लियर। और जो लिमिट है वो कहाँ से मेजर करनी है, परपेंडिकुलर लाइन से। ये मैंने आपको नोट्स में उस टाइम बताया था कि लिमिट कहाँ से मेजर करनी है, लिमिट विल बी मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है ये बात, इतनी बात हम कर चुके थे, मतलब ये बात हमने वहाँ पे करी थी। अब एक बेसिक सा सवाल उठा लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए कुछ ऐसा है आपके पास, यहाँ पे ये वाला एंगल कुछ 45 डिग्री मान लिया और ये वाला एंगल ऐसे कुछ 60 डिग्री मान लिया, ठीक है। और इस पे कुछ चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और ये जो सेपरेशन है आपके पास में ये कुछ आर है। तो आपसे पूछा गया बताइए ई एक्स कितना आएगा, ई वाई कितना आएगा। टाइम नहीं है, मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। हम लिखेंगे एक्सप्रेशन ये बन गई के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक -45 से लेके +60 डिग्री तक। पहले इसको सोल्व कर देता हूँ। तो ये बन गया के लैम्डा बाय आर, कोस थीटा इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, लिमिट चलेगी 60 डिग्री से -45 डिग्री से 60 डिग्री तक। तो कितना बन गया, साइन 60 हो गया √3/2 और ये बन गया +1/√2। ऐसा एक्सप्रेशन बन गया ई एक्स का। सिमिलरली अगर आप ई वाई निकालने जाएंगे तो ये बनेगा के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट अगेन -45 डिग्री से लेके +60 डिग्री तक। तो अगर आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये बनेगा के लैम्डा बाय आर और ये इसका माइनस बन जाएगा ना आपके पास, दैट इज कॉस थीटा -45 से लेके +60। तो वैल्यू देखते हैं, तो ये बन गया √3/2 और -1/√2। यहाँ पे जो माइनस है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो हमें डायरेक्शन तो पहले से ही क्लियर है, मतलब आप यहाँ पे माइनस करें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन आपको क्लियर है। हाँ ऊपर जाता है तो ई वाई नीचे की तरफ आएगा और ई एक्स इस तरफ आएगा। क्लियर है बच्चों ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था एक फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इन्फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से और सेमी इन्फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से हम EFI कैसे लिखते हैं। तो अगर हम देखेंगे इन्फाइनाइट लाइन चार्ज, अगर हम बात करें इन्फाइनाइट लाइन चार्ज, इन्फाइनाइट लाइन चार्ज क्या होता है, ऐसे इन्फाइनाइट होता है आपके पास, ऊपर नीचे, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी। तो अगर आप यहाँ पे EFI देखेंगे तो कितना आता है उसकी वजह से, 2k लैम्डा बाय आर, और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, दिस इज 2k लैम्डा बाय आर। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे सेमी इन्फाइनाइट की वजह से, तो सेमी इन्फाइनाइट यहाँ से शुरू होता है ऊपर इन्फिनिटी पे जाता है, तो इधर आता है आपके पास में के लैम्डा बाय आर और नीचे आता है आपके पास में के लैम्डा बाय आर। ये रिजल्ट आप दोनों याद रखेंगे और दोनों ही जरूरी है, समझ में आ गई। नेट आता है वो इस तरफ आता है आपके पास, दिस इज √2 के लैम्डा बाय आर। तो अगर आप दोनों देखेंगे तो इस तरीके से बात बन जाएगी। क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यही आपके पास में नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये वाला के लैम्डा बाय आर है वो इस तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर, तो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली पूछ जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ के उसको इंटीग्रेट करें, बेसिकली लगाएं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये दोनों केस आप वहाँ पे याद रखेंगे। अब आइए अभी हम चलते हैं सर्कुलर आर्क के ऊपर, वो वाले केस आप देख लीजिए। कई बार क्या होता है सर्कुलर आर्क और एक लाइन चार्ज दोनों का मिक्सिंग आपको वहाँ पे मिलता है। तो आइए अपने अभी उसको देखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं EFI ड्यू टू आर्क की, EFI ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो क्या था हमारे, जैसे ऐसे आर्क है आपके पास में ना, कोई भी शेप, ऐसे कुछ आर्क है आपके पास, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, और इस पे कुछ चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, रिजल्ट किस तरफ EFI आएगा, डायरेक्शन ऑफ EFI बताइए पहले, डायरेक्शन ऑफ EFI, और इसकी फिर वैल्यू भी बताइए आप मुझे। तो डायरेक्शन ऑफ EFI किस तरफ आता है, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग में आपके पास में EFI आता है। तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे होगा इसका, बिल्कुल मिड से ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे ऐसे, जिस ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो डायरेक्शन तो क्लियर होगा, डायरेक्शन तो कोई लोचा है ही नहीं। और अब इसी डायरेक्शन में EFI आना है, तो E की वैल्यू कितनी आती है आपके, के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये इधर हो जाएगा θ/2 और इधर भी हो जाएगा θ/2 ना। तो लिमिट इसी एंगल बाइसेक्टर से मेजर करनी है, तो इस तरफ -θ/2 आएगा, इस तरफ +θ/2 आएगा। क्लियर, सबसे पहले तो एक बात ये इंपॉर्टेंट थी, डायरेक्शन किसके अलोंग है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। और लिमिट आपको कहाँ से मेजर करनी है, लिमिट कहाँ से लेनी है बच्चों, लिमिट फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर। तो अगर आप एक तरफ जाना पड़ेगा, दोनों तरफ जाना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर, तो इधर भी जाना पड़ेगा इधर भी जाना पड़ेगा। तो जब आप एक तरफ जाए तो माइनस और एक तरफ जाएंगे तो प्लस, ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में बनेगा। ठीक है,
ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ जाता है। कई बार आपके पास में एक लाइन चार्ज और आर्क को मिक्स करके सवाल भी हमने क्लास में किए थे, वैसे सवाल में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है आपके पास। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है, ऐसे पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और इसकी वजह सेंटर पे अगर हम EFI देखें तो कितना आएगा, इसकी वजह सेंटर पे एक पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है तो इसकी वजह से कितना आता है आपके पास, अगेन एंगल बाइसेक्टर कह लो, और अगर आप कैलकुलेट करें तो वैल्यू होगी 2k लैम्डा डिवाइड बाय r, ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। ऐसा ही सेमी इनफाइनाइट वायर का, सॉरी ऐसे ही इनफाइनाइट वायर का आता है आपके पास, क्लियर, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा आर्क रहता है आपके पास में, क्वार्टर आर्क रहता है, क्वार्टर, तो किस तरफ आएगा, एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे, वैल्यू याद है, आप निकाल के देखिएगा, इधर आएगा k लैम्डा बाय r, नीचे भी आएगा k लैम्डा बाय r, या फिर नेट बोल देंगे दैट इज √2k लैम्डा बाय, तो ये आर्क की वजह से था आपके पास। तो आर्क का रिजल्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली आपके पास में लाइन चार्ज वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछे जा सकते हैं, कई बार दोनों का मिक्स भी आ सकता है आपके पास, ठीक है, इसको आप ढंग से देखिएगा। अच्छा, फिर आपके पास में आता है कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी डिस्क हो आपके पास में, ऐसे एक डिस्क है, हम रिंग का देख चुके थे ना, अब की बार क्या बच्चों डिस्क है आपके पास में, ठीक है, ये ऐसे एक डिस्क है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कई बार पूछ लिया इसने, जेईई में कई बार आ गया ऐसा। डिस्क का मतलब कहीं सवाल के बीच में यूज होगा, एग्जैक्टली तो ये नहीं पूछेगा, सवाल के बीच में यूज होने के चांसेस रहते हैं इसके। ये वाला एंगल ऐसे कुछ थीटा है, इससे पहले जो किया था बच्चों वो रिंग था, ये क्या है, डिस्क है, तो इसका जो EFI आता है इसके अलोंग, वो EFI आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, और थीटा क्या है आपके पास, ये वाला एंगल है, इसमें डिस्क है तो इसमें सिग्मा रहेगा ना, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, इस वजह से यहाँ पे सिग्मा रहता है, क्लियर, ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये कई बार पूछ सकता है। अच्छा, फिर अगर आप बात करें, एक हेमिस्फेरिकल शेल है आपके पास, हेमिस्फेरिकल शेल है, क्या है बच्चों, ये हेमिस्फेरिकल शेल है आपके पास में, ठीक है, और इस पर सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ऐसे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर आप ये सेंटर पे EFI देखेंगे तो कितना EFI आया था, दैट इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट याद रखिएगा, ड्राइव करने में दिक्कत हो जाएगा ना, बार बार ड्राइव तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप शेल के सेंटर पे देखते हैं, दैट इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। डिस्क पे आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, रिंग पे आया था KQX डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, छाप लीजिए। हमने एक लाइन चार्ज की वजह से भी देख लिया, आर्क की वजह से भी देख लिया। अब कई बार क्या होता है आपके पास दोनों की मिक्सिंग रहती है, अगर दोनों की मिक्सिंग रहेगी तो कुछ ऐसा रहेगा आपके पास, यहाँ पे हमने ऐसा सवाल देख भी चुके हैं, वैसे एक बार आइडिया के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे इधर इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर इन्फिनिटी को जा रहा है, इस पे प्लस लैम्डा है बच्चों, इस पे माइनस लैम्डा है, इस पे प्लस लैम्डा है ना। तो आपसे पूछा गया इस O पॉइंट के ऊपर नेट EFI कितना होगा, तो दैट इज पॉइंट इज नेट EFI कितना है आपके पास O पे, ये हमसे पूछा गया। करके बता पाएंगे आप मुझे, करके बताइए क्या जवाब आएगा। इस रेडियस आप R कंसिडर कर लीजिएगा ना, इस रेडियस जो आपके पास में रेडियस R, हम कैसे करेंगे सर, जो आपके पास में ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी वजह से आपके पास इधर आएगा 2k लैम्डा बाय r, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरफ आएगा, एक इधर आएगा k लैम्डा बाय r और एक ऊपर की तरफ आएगा k लैम्डा बाय r, समझ में आ गया। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो एक इधर आएगा k लैम्डा बाय r और एक इधर आएगा k लैम्डा बाय r, क्लियर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास नेट क्या बना, इधर बना 2k लैम्डा बाय r और इधर बना 2k लैम्डा बाय r। तो यहाँ पे नेट क्या बनेगा, दैट इज 2√2k लैम्डा बाय r, ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में ई नेट का। तो कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो आप प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं। वो क्या है, आप हर एक की वजह से निकालिए, पहले इसकी वजह से निकाला, फिर इसकी वजह से निकाला, फिर उसकी वजह से निकाला, फिर आपने उसको जोड़ दिया, तो इस तरीके के सवाल आप उसमें कर पाएंगे, क्लियर, ठीक है। अब आइए हमने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेशन पहले बताइए, क्या डेफिनेशन थी इसकी, डेफिनेशन क्या थी इसकी, डेफिनेशन याद है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ EFI। क्या
इरेक्टिव फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ EFI। ये इमेजिनरी लाइंस है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस हमने समझने के लिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आप मुझसे पूछें इस वाले पॉइंट पे EFI क्या किस तरफ होगा, तो इस तरफ EFI होगा, इस वाले पॉइंट पे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस वाले पॉइंट पे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, टेंजेंट ऑफ देखना। एक दूसरी बात की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेट EFI देता है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देता है, हमेशा नेट EFI देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगी, टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे अगर फील्ड लाइंस बन रही होगी तो ऐसा होगा। तो जेई में अगर आप सवाल देखे होंगे आपने प्रीवियस ईयर में, तो 2 सवाल के आसपास पूछे गए हैं इससे। तो उसमें ये दिखाया गया कि भाई Q1 ऐसा है, Q2 ऐसा है। तो आपको देखना है अगर किसी से फील्ड लाइंस निकल रही है तो पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे आगे खत्म हो रही है दैट इज ए नेगेटिव चार्ज। तो अगर जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक बार डिट्टो जेई ने सवाल पूछा इसके ऊपर, उसमें ये दिखाया कि भाई साहब 2 चार्जेस से Q1 Q2 एक से निकल के दूसरे में टर्मिनेट हो रही है। अब इससे कुछ ज़्यादा लाइंस निकाली, इस पे कुछ कम टर्मिनेट की, तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इससे निकलेगी उतने ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे इससे मान लीजिए Q से कुछ 10 फील्ड लाइंस निकली है, तो Q से अगर 10 निकली है तो 2Q से 20 निकलेगी, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी चार्ज से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रही है, किसी से कम निकल रही है, जिससे ज़्यादा निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिससे कम निकल रही है उसका कम है। तो और आप ये भी देख पाएंगे भी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, वो कैसे देखेंगे। अगर पॉजिटिव अगर किसी निकल रही है फील्ड लाइंस दैट इज पॉजिटिव, और किसी पे टर्मिनेट हो रही है दैट इज नेगेटिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखिए आपके पास दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या बताता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ EFI, मैग्नीट्यूड ऑफ EFI। डायरेक्शन तो EFI की समझ में आए, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं क्या, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, आप भीड़ देख सकते हैं। अगर जैसे ऐसी कई फील्ड लाइंस है आपके पास में, ऐसे कई फील्ड लाइंस है, ऐसे कई फील्ड लाइंस है, तो अगर आप बात करेंगे इस वाले पॉइंट का नाम कुछ A है और इस वाले पॉइंट का नाम कुछ B है, तो कहाँ पे EFI ज़्यादा होगा, तो E at B ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू E at A, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। क्लियर, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। एक और बात कई बार पूछ लेता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उस पर किस तरफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में। सही बात है क्या, हाँ सही बात है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। और अगर आप बात करेंगे नेगेटिव चार्ज पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो उस पर किस तरफ फोर्स रहेगा, पीछे तरफ फोर्स रहेगा। क्यों, हम कंसेप्ट पे जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स सकता है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सकता है। ठीक है, एक और बात देख लीजिए, आपको कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ऐसी फील्ड लाइन है क्या, आप हमेशा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज को आपने रेस्ट से छोड़ा, ऐसे फील्ड लाइंस है आपके पास में, ऐसी फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है, और आपसे बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट से छोड़ा तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करेगा। सवाल क्या है, एक चार्ज को अगर हम रेस्ट से छोड़ें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करे, कोई जरूरी नहीं है। अगर स्टेट फील्ड लाइंस है आपके पास में, स्टेट है तब आप छोड़िए, इसकी डायरेक्शन मूव करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसी कुछ होगी तो देखिए इनिशियली फोर्स कुछ ऐसा जाएगा, तो इधर इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आएगी, जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी आएगी तो फोर्स फिर दूसरी पोजीशन पे लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये फील्ड लाइन से पास है ना ऐसे आपके पास में। इससे कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ चार्ज को रखा था तो वो इस तरह वेलोसिटी दिया, जैसे वेलोसिटी यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे फोर्स आ गया, तो आपके पास में एंगल बदलता जा रहा है, तो एंगल बदलता जा रहा है, ऐसे कुछ कर्व लेगा आपके पास में ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही मूव करे। अगर फील्ड लाइंस ऐसे आपके पास में एक ही डायरेक्शन में रहेगी तब ये हो जाएगा, पर ऐसे कुछ कर्व वर्व की शेप में रहेगा तब ऐसा नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। और एक बात हो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाए। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, जहां से चली घूम के वहीं पे वापस आती, ये क्लोज लूप है। ऐसा नहीं होता ना, ये पॉजिटिव से निकलते नेगेटिव पे खत्म हो, कभी ऐसा नहीं पॉजिटिव से चली वापस पॉजिटिव पे आ गई, ऐसा कभी होता नहीं है। और कंजर्वेटिव जो भी फील्ड लाइंस होगी उनकी यही प्रॉपर्टी होगी, अगर कोई फील्ड लाइन आपके पास में कंजर्वेटिव है तो कभी भी क्लोज लूप बनाएगी नहीं। कोई भी फील्ड लाइन अगर कंजर्वेटिव है
तो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी वो। समझ में आ गई? ये बात थी आपके पास सिलेक्टिव फील्ड लाइंस की। ये टर्म से थ्योरेटिकल सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। फील्ड लाइंस वाला कंसेप्ट आप ढंग से देख के जाइएगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। छापिए। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आपको जो सवाल दिख सकते हैं वो इस तरह के दिख सकते हैं। आपको बोल देगा कि एक चार्ज, सिर्फ चार्ज का नाम नहीं बताया ना, चार्ज कैसा है, क्या वैल्यू, वो सब नहीं बताया, सिर्फ ऐसे बोल देगा कि इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि ऐसे फील्ड लाइंस बन रही है, कुछ ऐसे 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 फील्ड लाइंस बन रही है, ऐसे फील्ड लाइंस बन रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें भी कुछ ऐसी फील्ड लाइंस बन रही है आपके पास, ऐसी फील्ड लाइंस बन रही है। ठीक है, ऐसी फील्ड लाइंस बना दी। फिर अच्छा, फिर आपसे पूछ रहेगा बताइए कि ये Q1 है, ये Q2 है, बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, मतलब दोनों कैसा साइन है। तो आपको समझ में आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो इससे अगर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो ये मतलब आपको बाहर निकलती दिखाई दे रही है ना, तो आप बोलेंगे सर Q1 एंड Q2 दोनों क्या है आपके पास में पॉजिटिव। फिर ऐसा हो सकता है कि एक पे कम फील्ड लाइंस दिखाए, एक पे ज़्यादा दिखाए। अब आपसे पूछा गया बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो आप ये बोलेंगे सर इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा निकल रही है, उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम बाहर निकलता है। आप क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जो Q1 का है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोड ऑफ Q2। ये बात समझ में आ रही है? ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है कि सर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका मैग्नीट्यूड कम है। सिमिलरली अगर आप ऐसे बात करें, यहाँ पे कुछ 2Q है, यहाँ पे ऐसे कुछ ये Q है, एक -2Q है, तो इसे फील्ड लाइंस बोल देंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ बोले ना, ये चार्जेस कैसे हैं, सिर्फ ऐसे बोल दे कि ये इसका चार्ज का नाम कुछ Q1 है, इसका चार्ज का नाम कुछ Q2 है, तो ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट हो रही है फील्ड लाइंस, ऐसे टर्मिनेट होते हुए दिखा दे। फिर आपसे पूछते बताओ Q1 कैसा है, Q2 कैसा है, तो आपको दिखाई दे रहा है सर एक से निकल रहा है, जिससे फील्ड लाइंस निकलती है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप क्या बोलेंगे Q2 क्या है आपके पास में, Q2 है पॉजिटिव। और अगर आप बात करें Q1 कैसा है, तो Q1 पे अगर टर्मिनेट हो रही है तो Q1 कैसा है आपके पास में, Q1 इज नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई? अब Q2 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है वो कम है, और Q1 में जो टर्मिनेट हो रही है वो क्या है आपके पास में, ज़्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो फील्ड लाइंस आपको आइडिया देता है, मतलब फील्ड लाइंस के आप आइडिया ले सकते हैं चार्ज कैसा है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। जिस चार्ज से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिससे कम निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड कम है। या फिर इस तरह का सवाल भी आपके पास में कभी देखा जा सकता है कि ऐसा कुछ पॉइंट हमने जो देखा भी था अभी सवाल कि यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट C है। तो आपसे पूछा गया बताइए कहाँ पे EFI ज़्यादा है, तो हमें पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पॉइंट एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पॉइंट एरिया कम होगा वहाँ पे फील्ड लाइंस कम होगी आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, ये आपके पास में मैक्सिमम होगा, फिर आपके पास में EB होगा, फिर आपके पास में EC होगा। इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे, बात समझ आ गई? तो ये मैक्सिमम है, फिर EB है आपके पास में, फिर EC है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है।